Hi everyone, how are you all? Welcome back in the chemistry class. Today we will continue the chapter P block elements of class 11. It is the lecture number 2. In this lecture we will discuss the group 14 elements, their properties, etc. First heading is the introduction. Group 14 consists of 5 elements. कौन कौन से होते हैं 5 एलिमेंट? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. बेसिकली ये 5 ही हैं. एक इनके अलावा आर्टिफिशियल एलिमेंट भी है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको इन्हीं को याद कीजिए. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड. इन विच कार्बन एंड सिलिकॉन आर द नॉन मेटल. जिसमें शुरुआत के जो 2 एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं. जर्मेनियम इज ए मेटलोइड वाइल द टिन एंड द लेड आर द मेटेलिक इन नेचर. बाद के 2 एलिमेंट्स प्योर मेटेलिक नेचर के होते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP2. इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP2 होता है. जैसे ग्रुप 13 एलिमेंट्स का NH2 NP1 था, इनका होता है NH2 NP2, वेयर n इज द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल. Next heading is the atomic radii, that is the covalent. First heading is the covalent radii. The covalent radii of the group 14 elements are smaller than those of the corresponding elements of the group 13. यदि आप group 14 के elements की property को compare करते हो तो group 13 से ये थोड़ा less होते हैं. The covalent radii of the group 14 elements regularly increases down the group. जैसे साइज वहाँ पे इंक्रीज होता था वैसे यहाँ पर इंक्रीज होगा. टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होता है. Next is the ionization enthalpy. The first ionization enthalpy of group 14 elements are higher than those of the group 13 elements. क्योंकि साइज इनका स्मॉल होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन जनरल आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप. और जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है ये ग्रुप में डिक्रीज होती है. द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स follows the following order: कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, देन लेड. लेड का जो साइज है थोड़ा सा इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी टिन से ज़्यादा देनी पड़ती है. देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम टिन टू लेड बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट. लास्ट के जो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाता है. ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको थोड़ी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी. नेक्स्ट हेडिंग इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 14 आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्योंकि लेफ्ट टू राइट आपको पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो ग्रुप 13 की थोड़ी कम होती है, ग्रुप 14 की ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज की वजह से. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फ्रॉम द एलिमेंट सिलिकॉन टू लेड आर ऑलमोस्ट सेम. क्योंकि साइज बढ़ता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेरिएशन हम कहें नहीं होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है. नेक्स्ट हेडिंग इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज द ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स 14 आर सॉलिड. जनरली जो उनके मेंबर्स हैं सारे वो सारे आपके सॉलिड नेचर के होते हैं. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. और जो बीपी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाइयर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13. ग्रुप 13 से कंपेयर करोगे तो इनका ज़्यादा होता है. बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो एटॉमिक साइज के साथ साथ एटॉमिक नंबर मास नंबर इंक्रीज होता है. मास बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट आर +4 एंड +2. जनरली तो +4 शो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो एलिमेंट्स जनरली क्या शो करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से वो एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. द टेंडेंसी टू शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. जर्मेनियम से लेड की तरफ चलते हैं तो आयनाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +2 वालों की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. और ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, +4 जो है धीरे धीरे डिक्रीज होती है जबकि +4 की स्टेबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है. लेड इज स्टेबल इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. लेड तो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल होता है एंड कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. यदि कहीं पर लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ भी रही है ना तो ये आपकी लेस स्टेबल होती है. तो +4 से +2 में जाने के लिए ये सोचता है कि किसी तरह से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं चेंज हो जाऊँ Pb+2 में, है ना. तो Pb+2 में यदि चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों के लिए क्या बन जाएगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये होता है. The higher members have the vacant d orbital
एंड दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, क्योंकि हायर मेंबर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो कॉम्प्लेक्सेस प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज़्यादा बना सकते हैं, जैसे SiF6 2 नेगेटिव चार्ज या GeCl6 2 नेगेटिव चार्ज एटसेट्रा. नेक्स्ट हेडिंग इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. All the elements of group 14 when heated in oxygen form oxide. यदि इन एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो ग्रुप 14 एलिमेंट के ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो सिंपली ऑक्साइड बनते हैं. देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ द ऑक्साइड. फर्स्ट वन इज मोनोऑक्साइड, सेकंड वन इज डाइऑक्साइड, मीन्स MO एंड MO2 रेस्पेक्टिवली. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड SiO2 GeO2 इस तरह के बनते हैं कंपाउंड. द डाइऑक्साइड CO2 SiO2 एंड GeO2 आर एसिडिक. शुरुआत के एलिमेंट्स क्योंकि नॉन मेटल थे, नॉन मेटल के नेचर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं. वेयर एज SnO2 एंड PbO2 आर एम्फोटेरिक. जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं उनमें थोड़ा मेटेलिक करेक्टर होता है, थोड़ा नॉन मेटेलिक, तो उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं. अमंग मोनोऑक्साइड CO इज न्यूट्रल. CO न्यूट्रल नेचर का है. GeO एसिडिक होता है, जबकि SN और PbO ये भी आपके एम्फोटेरिक होता है. अब जैसे हमने कहा CO2 एसिडिक नेचर का है, तो एसिडिक नेचर का कैसे आइडिया होगा, आप इसकी रिएक्शन बेस से करवाओ. बेस से रिएक्शन करने के बाद ये आपका सोल्ट प्लस वाटर बनाता है, जैसे NaOH प्लस CO2 गिव्स Na2CO3 एंड H2O. सिमिलरली दूसरे बेस से रिएक्शन कराएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O. द सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट विद द एसिड बेस आर नोन एज द एसिडिक. सिमिलरली SnO2 की भी आप रिएक्शन करा सकते हो. SnO2 को हमने कहा एम्फोटेरिक नेचर है, देयरफॉर इट कैन रिएक्ट विद द बेस एज वेल एज एसिड. जैसे SnO2 की NH से कराएंगे तो क्या बनेगा, Na2SnO3. इसको बोलते हैं हम सोडियम स्टेनेट, साथ में H2 रिलीज होता है. और वाटर सिलेक्शन HCl सिलेक्शन कराते हैं तो बनता है SnCl4 एंड ट्वाइस ऑफ H2. PbO2 अभी आपको ऊपर बताया था पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सारा खेल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का है, बिकॉज यहाँ पर PbO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट लेड की +4 होती है विच इज़ लेस स्टेबल. तो ये कोशिश करता है कि भाई किसी तरह से मैं +2 में कन्वर्ट हो जाऊँ. सिंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इज Pb स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द इनर्ट पेरिफेर, देयरफॉर इट डिक्रीजेस, इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. PbO2 प्लस 4 HCl, HCl को ये ऑक्सीडाइज करता है इनटू द PbCl2 एंड Cl2, और साथ में ट्वाइस ऑफ H2O बनता है. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, क्योंकि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इन पे वाटर का इफेक्ट नहीं होता. टिन भी लेस रिएक्टिव है बट वो स्टीम से रिएक्शन कर सकता है. टिन डिकम्पोजेस स्टीम टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर, और लेड का कोई वाटर से इफेक्ट नहीं होता ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि उसकी सरफेस पे भी लेड पे ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो इनर्ट होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती. Sn plus twice of H2O gives SnO2 and twice of H2 gas. Reactivity towards halogens. These element can form halides. दो टाइप के halides बनते हैं, MX2 and MX4, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स की कुछ की +2 भी है और कुछ की +4 होती है. एक्सेप्ट कार्बन, ऑल द मेंबर रिएक्ट डायरेक्टली विद द हेलोजन. कार्बन को छोड़ दें तो बाकी सारे मेंबर इजीली रिएक्शन कर सकते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन टू फॉर्म द हैलाइड. मोस्ट ऑफ द टेट्राहेलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर. जो ज़्यादातर टेट्राहेलाइड्स बनते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है. चार्ज +4 कब आएगा, जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी. डोनेट करने से नहीं हो सकता क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम और ज़्यादा हाई होगा. सेंट्रल एटम ऑफ दीज एलिमेंट अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. जो सेंट्रल एटम है इन हैलाइड्स का वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है. एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, और जो शेप है मॉलिक्यूल की वो टेट्राहेड्रल नेचर की होती है. एक्सेप्शन जैसे SnF4 है, PbF4 है, ये सब आपके एक्सेप्शन है, ये आयनिक नेचर के होते हैं. अब एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, वाई PbF4 I4 डज नॉट एग्जिस्ट. जो लेड का आयोडाइड है, टेट्रा आयोडाइड, ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक तो देखो इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, +2 4 तो होती नहीं, बनेगा भी तो अनस्टेबल होगा. वो कह रहा है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बनता भी नहीं थोड़ी देर के लिए. तो PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज PbI बॉन्ड इनिशियली फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट रिलीज एनफ एनर्जी टू अनपेयर 6s2 इलेक्ट्रॉन्स and excited one of them to the higher energy orbital to have the 4 unpaired electron around lead atom.
तो ये 6s जो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनको इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं करता कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जंप करें, ताकि आपके पास 4 फील्ड ऑर्बिटल हो और उनका आप यूज़ कर सको 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए। दैट्स वाई PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से करेंगे, एग्जाम में बहुत आता है ये। नेक्स्ट, CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बाय SI वाइल SiCl4 कैन बी। CCl4 को आप हाइड्रोलाइज नहीं करा सकते वाटर से, जबकि SiCl4 हो सकता है। सीधा सीधा आंसर है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, सिलिकॉन के पास होते हैं। लेकिन थोड़ा समझ के करना है, जरा समझो। CCl4 is not hydrolyzed by water, whereas all other tetrahedrides can be, because carbon atom does not have vacant d orbital and it cannot expand its coordination number beyond 4, whereas silicon and other members can do। उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, वो चाहें तो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करवा सकते हैं। हाइड्रोलिसिस को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ SiCl4। It undergoes hydrolysis by initially accepting lone pair of electron from water molecule in d orbital of the silicon। यह सबसे पहले जिस टाइम SiCl4 की वाटर सिलेक्शन होती है तो वाटर अपना एक लोन पेयर सिलिकॉन को डोनेट करता है, एक इंटरमीडिएट बनता है पहले, और फिर वो HCl रिलीज करके फाइनल प्रोडक्ट बना देता है। तो इस तरह से फाइनली जो बनता है SiOH4 बनता है। देखो ये रिएक्शन है, पहले सबसे पहले स्टेप में ये लोन पेयर यहाँ ऑक्सीजन का सिलिकॉन को डोनेट होता है, सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल हैं तो वो उनको एक्सेप्ट करके अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को थोड़ी देर के लिए बढ़ा सकता है। फाइनली फिर यहाँ से एक HCl रिलीज होता है और आपका बन जाता है OH ग्रुप। सिमिलरली जब आप 3 टाइम्स H2 कराओगे तो 3 HCl रिलीज होंगे और सिलिसिलिक एसिड आपका फॉर्म होगा। Next question, GeX4 is more stable than the GeX2 but PbX2 is more stable than the PbX4। Answer is in inert pair effect। Due to the inert pair effect +2 oxidation state lead की स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है, जबकि जर्मेनियम के केस में +4 होता है क्योंकि वो वहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं हो रहा है। जर्मेनियम ऊपर की तरफ आता है। एलिमेंट्स याद करने के लिए ध्यान रखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो सीधा सीधा याद रखने का तरीका आपको पहले भी बताया था, मैं रिमाइंड करा देता हूँ। कार से गए सिंध पंजाब, कार से कहाँ गए, सिंध पंजाब। तो थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखो। नेक्स्ट हेडिंग इज द डाईहैलाइड्स। ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन फॉर्म डाईहैलाइड MX2, क्योंकि कार्बन के केस में तो +2 ऑर्बिटल की जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि और एलिमेंट्स के केस में कर सकती है, वो चाहे कम स्टेबल हो। कार्बन में तो बिल्कुल ही अनस्टेबल है। द स्टेबिलिटी ऑफ दीज डाईहैलाइड इंक्रीज स्टेडली ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे GeX2 लेस स्टेबल होगा, SnX2 ज़्यादा होता है, PbX2 तो सबसे ही ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। जैसे हर ग्रुप में फर्स्ट मेंबर शो करता है एनोमलस बिहेवियर, यहाँ पर भी कार्बन शो करता है, एंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। वही सब रीजन है। नंबर 1 स्मॉल एटॉमिक साइज, नंबर 2 हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, नंबर 3 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड द फोर्थ वन इज एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। क्या क्या एनोमलस प्रॉपर्टीज हैं आप जानती हो कुछ, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, सबको पता है डायमंड की फॉर्म में ये बहुत हार्ड होता है एज कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स। जब ये हार्ड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन हैज ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल इन द आउटर मोस्ट शेल, देयरफॉर मैक्सिमम कोवैलेंसी जो कार्बन की होती है वो 4 हो सकती है, जबकि ओरो के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, उनके लिए मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 तक पहुंच सकती है। फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड आइदर विद इटसेल्फ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या ट्रिपल बॉन्ड बना ले, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और विद द अदर मेंबर्स जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे भी बनाता है ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, या C ट्रिपल बॉन्ड N, या C डबल बॉन्ड S। जबकि अदर मेंबर्स p मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं कर सकते, उनका साइज लार्ज होता है, वो इफेक्टिव p बॉन्डिंग नहीं कर सकते, वीक पाई बॉन्डिंग होती है। फिफ्थ पॉइंट, कार्बन हैज़ अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। आपको पता ही है कार्बन की एक रिमार्केबल सी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, जो किसी भी अदर एलिमेंट की नहीं होती है। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटिनेशन एंड p बॉन्ड इट शोज एलोट्रोपी। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, कई सारे एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन्स वगैरह, तो वो सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ओरो के नहीं एग्जिस्ट करते। ये थे एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। Next heading is the allotrope of carbon।
The phenomena of existence of an element in two or more forms which have different physical properties but identical chemical properties is known as the allotropy. ये allotropy की definition है, पहले आपने पढ़ी भी होगी, मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करने के लिए लिखवा दी यहाँ पर। एंड द डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज द एलोट्रोप्स। जनरली कार्बन के 2 एलोट्रोप्स फॉर्म होती हैं, एक तो होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होती है एमोर्फस। जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं वो होती हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। हमारे सिलेबस में यही है, इनको ही हमें पढ़ना है। और जो एमोर्फस हैं उसमें 3 होती हैं, कोक, चारकोल या फिर कार्बन ब्लैक। डायमंड को देखते हैं। डायमंड में जो कार्बन एलिमेंट होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ईच कार्बन एटम टेट्राहेड्रली लिंक्ड होता है विद द 4 नेबरिंग एटम्स। और जो कार्बन एटम होते हैं वो उनके में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और मेकिंग द 3D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और उसका फिर क्लोज पैक्ड 3D स्ट्रक्चर भी बनता है, जैसा आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा राइट साइड में। इस तरह से होता है। हर कार्बन एटम 4 एटम से लिंक है। कोई सा भी एटम देख सकते हो, वो 4 अदर एटम से लिंक होगा। जैसे इस कार्बन को ही देख लो आप, ये 4 एटम से लिंक है, देयरफॉर इट अंडरगोज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर 1, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। नंबर 2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है एंड हैव हाई डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। इट हैज़ ए बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 के 4 हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ हो गए, दैट इज़ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए बेड कंडक्टर होता है। लास्ट पॉइंट इज बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट कैन रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट लाइट, देयरफॉर इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट यूजेस में, एक तो ग्लास वगैरह कट करने के लिए यूज़ कर सकते हो आप इसको, फॉर मेकिंग प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सब बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इट अकर इन नेचर एंड कैन ऑल्सो बी मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली बाई हीटिंग कोक टू द 3273 केल्विन टू 3300 केल्विन। हाई टेम्परेचर पे आप कोक को हीट करो तो ग्रेफाइट आपका बन जाता है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन था जबकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ईच कार्बन एटम लिंक विद द अदर 3 कार्बन एटम फॉर्मिंग द हेक्सागोनल रिंग। अनलाइक डायमंड, ग्रेफाइट का 2D स्ट्रक्चर होता है, वहाँ 3D था। लाइक कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर। उसमें बहुत सारी बेंजीन रिंग आपको दिखाई देंगी, हेक्सागोनल रिंग, और वो आपस में बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती हैं। द वेरियस शीट लाइक स्ट्रक्चर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वंडरफुल फोर्सेस। और जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में वीक वंडरफुल फोर्स एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से उसका स्लिपरी नेचर होता है। ये राइट साइड में आपको देखो डायग्राम दिख भी रहा होगा आपको, एक हेक्सागोनल से रिंग है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ उसको। हर कार्बन एटम आपका, किसी भी कार्बन एटम को ध्यान से देखो तो ये 3 अदर कार्बन एटम से मिलेगा आपको ज्वाइन हुआ हुआ, दैट्स वाई इट इज़ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। प्रॉपर्टीज देखते हैं। लाइक डायमंड, ग्रेफाइट इज ऑल्सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। नंबर 2, बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम होती है आपकी बार 141.5। वन लेयर स्लिप ओवर द अदर, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर सकती है, इसलिए सॉफ्ट नेचर का होता है। एंड लुब्रिकेटिंग एजेंट, और आप इसको एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो। ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इसमें कह सकते हो गुड कंडक्टर है, इसलिए ग्रेफाइट के जनरली इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। यूजेस, इट इज़ ए सॉफ्ट लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट। नंबर 2, एज ए मॉडरेटर हम इसको यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्टर में फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी स्पीड को मॉडरेटर यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम ग्रेफाइट की रोड्स बना के यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेपर पॉइंट, इट मेक्स पेपर ब्लैक, ये पेपर को ब्लैक कर देता है, डार्क करता है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ब्लैक लेड। ब्लैक जो बनती है पेंसिल्स की वो इसी से बनती है। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द स्टील मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो स्टील की, वहाँ पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड फॉर द ड्राई सेल, ड्राई सेल में आप इसको इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। थर्ड एंड लास्ट एलोट्रोप इज फुलरिन। फुलरिन सबसे लास्ट एलोट्रोप है। इट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूली फैमिली ऑफ द कार्बन एलोट्रोप कंसिस्टिंग ऑफ द लार्ज स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपोजिशन C2N, जिसमें N की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होती है। आप राइट साइड में डायग्राम देखो, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें फुलरिन का बनाने का तरीका क्या होता है, आर मेड बाई हीटिंग ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में हम हीट करते हैं तब जाके बनता है ये।
इन द प्रेजेंस ऑफ द इनर्ट गैस सच एज द हीलियम और आर्गन। सूटी मटेरियल निकलता है, ब्लैक ब्लैक सा धुआं, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपराइज्ड CN स्मॉल मॉलिक्यूल। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, कार्बन 60 एज वेल एज कार्बन 70, जिनको हम एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है उसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। देखो जरा, मैंने थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक वे में लिख दिया रिएक्शन वाइज। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में आपने हीट किया हीलियम और आर्गन की प्रेजेंस में, तो बना वेपराइज्ड कार्बन। फिर उसका कंडेंसेशन किया तो बना फुलरीन की सूट, यानी कि उसकी फ्लेम्स निकलती रहती हैं, और उसमें दो चीज़ होती हैं कार्बन 60-70, तो उनको फिर हम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर लेते हैं। कार्बन 60 अलग हो जाता है, 70 अलग हो जाता है। स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा। इट कंसिस्ट ऑफ 26 मेंबर्ड रिंग। इसमें 20 तो 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं और 12 होती हैं 5 मेंबर्ड रिंग। अ 6 मेंबर्ड रिंग इज फ्यूज विद द अदर 6 मेंबर और 5 मेंबर्ड रिंग। जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है उसकी खास बात होती है वो 6 या 5 मेंबर्ड दोनों में से किसी से भी कनेक्ट हो सकती है। बट ए 5 मेंबर्ड रिंग कैन ओनली फ्यूज विद द 6 मेंबर्ड रिंग। लेकिन जो 5 मेंबर्ड की रिंग होगी सिर्फ और सिर्फ वो 6 मेंबर्ड रिंग से ही कनेक्ट होगी। ईच कार्बन एटम यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, फॉर्मिंग द 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। वाइल द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री, वो डीलोकलाइज हो सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और उसको एरोमेटिक करैक्टर भी प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे ना, इसको बकमिस्टर फुलरीन भी बोलते हैं। इसका काफ़ी कुछ आप कह सकते हो फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। सेंटर में आपको दिखाई दे रहा होगा एक पेंटागन है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये 6 मेंबर्ड से कनेक्ट है सिर्फ। लेकिन जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो 5 मेंबर्ड और ये 6 मेंबर्ड दोनों से कनेक्ट हो सकती है। ये इस चैप्टर में अब आपको इतना ही करना है। चैप्टर आज आपका फिनिश हो गया। एक्चुअली पी ब्लॉक में इसमें कुछ कंपाउंड्स थे वो इस साल डिलीट हो गए हैं, बोरिक एसिड, बोरेक्स और कार्बन के भी कुछ कंपाउंड्स थे, CO CO2 वगैरह, वो डिलीट हो गए हैं। आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी वीडियो नहीं क्लियर हुई है, कोई बात नहीं क्लियर हुई है, आप मुझे कमेंट में सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स को, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना। वेल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।